हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मराठी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आगे भी आपके लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, उससे बहुत प्यार किया करता था और वो दिनों रात पर मोबाइल से उस पर बात करता रहता था। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर भी बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिलने आया तो वो अपनी आप बीती मुझे बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात भी बताई और उस रात उसके साथ जो भी हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2 से 3 बजे के बीच उसने उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो बोलने लगा कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ आज तुझे बताता हूँ। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर उसकी सांस रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा सा महसूस हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने तुमसे फ़ोन पर बात ही नहीं की थी। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तो फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर तक रुककर हमने वहां सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है।
फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी और अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही की ही पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले जाने लगे, पर जैसे ही हम लोग उसे पीर बाबा के पास ले जाने लगे, उस बुरे जिन ने उसको जकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था वो जिन। अब बहुत देर हो गई थी। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है कि 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे अच्छा करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा नाम सिमर संधू है। आज मैं आपको अपनी बहन के साथ हुई एक डरावनी कहानी बताना चाहूँगा। मेरी बहन का नाम जसमीत कौर है और वो मेरे फूफा जी की बेटी है। ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। परीक्षा से पहले ही वो और उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 हो चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ouija बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियाँ जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियों तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी से में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना। ऐसा करने से आत्मा उस पर नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनमें से उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद
उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भुला पाई हैं। मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपनी लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, ऐसी क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाला का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि यह खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आ रही कि इस खेत में गुजरते वक्त रात को कभी पीछे नहीं मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। यह सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले यह सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हो रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि यह किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे खड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने लगे थे। उससे घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा, वो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ तक कोई बचा नहीं सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुँचा और घर पहुँचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को यह सारी बात बताई। मेरा नाम आयुष है और ये कहानी मेरे दोस्त विनय के साथ हुई थी। विनय एक बीमा कंपनी में काम किया करता था। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर के एक दूसरे से बहुत दूर दूर बने हुए थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपने रज़ाई में दुबक कर आराम कर ही रहे थे कि
अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके दरवाजे खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो जा रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला वैसे ही देखते ही कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो उसको चुपचाप देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था पर उसके पास नहीं आ रहा था। पर इस बार उसकी पत्नी ने उसको पकड़ लिया और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार का दिन था। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो आदमी की जान ही निकल जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंडी में कोई कैसे आ सकता है। दोनों कंबल के एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने ज़ोर से दरवाजे में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। यह आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि यह तो वही बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर आना देना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन में एक पड़ोस में रहने वाली औरत की थी जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसे मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी मत खोलना। वो असल में एक आत्मा है। जहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंडी पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर आ जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। यह सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरे के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी।
ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबक कर सोए हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। यह सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3 से 4 बार उनके साथ ये ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए।